साईराम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, चलिए आज हम आप लोगों को संस्कृत में आप लोगों का पहले जो था ना, हम आपको निर्मला से पूछेंगे। ठीक है, चलो हम आज पहले स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? कुछ पूछना है क्या? साईराम, संस्कृत में कुछ पूछना है क्या? नो मैम। अच्छा, नो मैम। कुछ नहीं पूछना आप लोगों को? आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसके थ्रू टाटा है, इसके थ्रू ना संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे हम। आपको दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, इतना सारा बोल रहे हो आप लोग। चलिए अभी हम यहाँ पर हम पहले ऑल पर आते हैं। हम क्लास 6 ग्रामर के लिए क्लास 6 आपको दिखाई दे रहा है वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए शुरू करेंगे। ये आज से हम इस मीडिया में हम वर्ड, वर्ण विन्यास और वर्ण संयोग के आप बारे में लोगों को सुनाई पढ़ेंगे। दे रहा है? यस मैम। साईराम? यस मैम। यस ओके, मैम। चलिए आज हम वर्ण, वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन, क्योंकि हमने पहले अपठित अध्ययन कर लिया है ना? हमने वाक्य संयोजन कर लिया है, मतलब पदों को जोड़कर वाक्य बनाना सीख लिया है। आज हम वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जिस तरह आप अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए ABCD का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हिंदी सीखने के लिए भी अक्षरों की आवश्यकता होती है। उन्हीं अक्षरों को वर्ण कहते हैं। वर्ण ही भाषा की मूल ध्वनियां होती हैं। हमने आपको बताया था ना, वर्ण ही भाषा की मूल ध्वनियां होती हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, है ना? ये भाषा की मूल ध्वनियां होती हैं। चलिए आगे देखिए। मैम वीडियो की आवाज इको हो रही है। वर्ण या लेटर भाषा की आप सबसे अपनी आवाज छोटी बंद बनी करके रखिए, होती तो है, वीडियो की आवाज इको नहीं जिसके होगी। और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है?
भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ है तो आ को नहीं तोड़ा जा सकता है, क है तो का को नहीं तोड़ा जा सकता। तो वर्ण माने लेटर माने शब्द, भाषा जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम शब्द बोलते हैं, उसकी सबसे छोटी ध्वनि होती है ना। जैसे अ, आ, ई, उ, क, य, श आदि। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये देखिए हलंत लगे हुए हैं, हमने आपको पढ़ाया था ना, ये हलंत लगे हुए हैं। हलंत लगे हुए हैं मतलब इसके अंदर ये स्वर नहीं है। यदि इसके अंदर स्वर में अ स्वर मिला देंगे तो ये क पूरा हो जाएगा, यदि या में अ मिला देंगे तो य हो जाएगा, मतलब उसके नीचे फिर हलंत नहीं लगेगा। यदि हमने इसमें आ मिलाया तो का हो जाएगा, ई मिलाई तो की हो जाएगी, ई मिलाई तो की हो जाएगा, उ मिलाया तो कु हो जाएगा। इस तरीके से स्वर और व्यंजन मिलकर बनते हैं। इन्हीं वर्णों के समूह को वर्णमाला अल्फाबेट कहते हैं। जैसे अ से अह तक और क से ज्ञ तक। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अच स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हाँ, ये है स्वयं राजन्ते इति स्वरः, माने जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी का अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 13 होती है। ये निम्न है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अं, अह। स्वर का वर्गीकरण उच्चारण, समय और मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है: अ, ई, उ, री, लृ। ये लृ है ना, ये हमारे उसमें प्रयोग में नहीं आती है। ये वैदिक जो संस्कृत होती है ना, उसमें हम प्रयोग करते हैं। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय अर्थात। साईराम, ये कौन है जो बच्चा मुझे लगातार बोल रहा है कि मुझे आवाज नहीं आ रही है? नाम बोलो। मैम देवांश। नाम देवांश। दूसरे बच्चों को आ रही है क्या? मैम अक्षत और हिमांशु को भी नहीं आ रही। मतलब 2-3 बच्चों को नहीं आ रही है और सब बच्चों को आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नेट। ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है: आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इनमें से पहले 4 दीर्घ रूप हैं और शेष 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि 5 मूल स्वर 5 जो होते हैं, अ, ई, उ, री और री। री जो है वो हमारे लौकिक संस्कृत में नहीं होता, वैदिक संस्कृत में होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि ये जो 4 स्वर है ना, ये दीर्घ है। अ मिलकर आ हो गया, ई मिलकर ई हो गया, उ मिलकर उ हो गया, री मिलकर री हो गया। लेकिन ये दीर्घ स्वर है और ये संयुक्त स्वर है। 4 संयुक्त स्वर है। जैसे हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझाया है कि आ और ई मिलकर बनते हैं ए, आ और आई मिलकर बनता, ए मिलकर बनता है आई, आ और उ मिलकर बनता है ओ, आ और ओ मिलकर बनता है औ। जैसे अ धन ई बराबर ए, देखिए यहाँ पर बताया, धन ए बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन ओ बराबर औ। प्लुत स्वर
जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय अर्थात ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओ, इसमें ओ प्लुत स्वर है। इसी तरह हे, अरे, आदि। देखिए आप इसमें देखिए, जहाँ हम लोग ओ बोलते हैं ना, तो ओ को बहुत लंबा खींचते ना, जिससे हमने अभी उच्चारण किया ओ, तो कितना समय लगा? ज्यादा समय लगा, ज्यादा समय लगा ना। हे बहुत समय लगता है, अरे बहुत समय लगता है, तो ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। माने एक मात्रा काल का समय लगे ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा काल का समय लगे माने दुगना समय लगे दीर्घ स्वर, और 3 मात्रा काल का समय लगता है तो वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। व्यंजन हल। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते, उन्हें व्यंजन हल कहते हैं। इनकी संख्या संस्कृत में स्वर को अभी क्या बोला था, कोई भी बच्चा बताएगा? जैसे व्यंजन को हल कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था, जो स्वर थे उन्हें क्या बोला गया था? आप लोगों ने सुना था ना? आप लोगों ने सुना था ना? साई राम, कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है? आवाज मेरी आ रही है? हाँ ना में उत्तर तो दो बेटा। साई राम, मेरी तो आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? यस मैम। हाँ तो Yes, ma'am. तो करो। हाँ तो मुझे बताओ, अभी स्वर को क्या बोला गया था? जैसे व्यंजन को हल बोला जा रहा है, तो स्वर को क्या बोला गया था? कुछ याद है? अभी अभी आपको बताया गया था, उसको अच बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुना करो, ये सब क्या है, असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे आपके। जैसे क, ख, जैसे आपको आज स्वर और व्यंजन पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद का असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है ना। ग, घ, ङ, क वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, त वर्ग, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग, य, र, ल, व, अंतस्थ, श, स, ह, ऊष्म। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श 25, अंतःस्थ 4, ऊष्म 4। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जीवा के मुख से विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, वो हवा एकदम से बाहर आती है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कबर, चबर, टबर, तबर और पबर, ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। है उसे ऊष्म था। वे स्वर और व्यंजन के बीच जो वर्णों का उच्चारण में कम शक्ति लगाकर आराम से किया जा सकता है, वे स्वर और व्यंजनों के बीच में आते हैं, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है, माने बीच में स्थित। और वो 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनको आराम से बोला जा सकता है। फिर आराम से आगे देखिए, बीच में आते हैं, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे य, र, ल, व। अब ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह से गर्म हवा ऊष्मा निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वो होते हैं श, श, स के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, जैसे श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन वर्ण 2 व्यंजनों के मेल से बनने मैंने वाले बहुत सारे शब्द बताए थे। संयुक्त वर्ण कहते हैं, जैसे क, धन, श बराबर क्ष, त, प्लस र बराबर त्र, ज, प्लस धन, य बराबर य। श आयोग इसके अतिरिक्त निम्न 2 ध्वनियां हैं, जिन्हें आयोग अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं: अनुस्वार, विसर्ग।
अनुस्वार किसी भी स्वर के बाद आने वाले न अथवा म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे गृहम में म स्थान पर अनुस्वार होकर गृहम प्रयोग हो गया। विसर्ग विसर्ग का प्रयोग किसी भी स्वर के बाद ही देखिए होता इसको है थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, उसको समझाना बहुत जरूरी है। र अथवा गृहम में देखिए म आप लोग जब पढ़ते हैं ना, जैसे गृहम लिखा है तब तो आप लोग गृहम पढ़ देंगे, लेकिन जैसे ही स्थान पर ये स्थान पर हम अनुस्वार लगाते हैं गृहम प्रयोग तो ये गृहम, देखिए ये अनुस्वार है गृहम, इसको म उच्चारण करते हैं। अंत में जब लगता है ना तो ये म उच्चारित होता है। चलिए हो गया। विसर्ग विसर्ग का प्रयोग किसी भी स्वर के बाद ही होता है और पृथक रूप से इसका उच्चारण होता है। पृथक रूप से माने अलग से। र अथवा स के स्थान पर होता है। जैसे रामस के स को विसर्ग होकर रामः हो गया। इस तरह वर्णों के विषय में जानने देखिए के हमने बाद बताया था ना, अब हम उनके विन्यास और संयोग के विषय में जानेंगे। वर्ण विन्यास हाँ वर्ण विन्यास देखिए शब्दों के स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विन्यास कहलाता है। वर्ण विन्यास भी होता है और वर्ण विच्छेद भी होता है। ऐसा नहीं है कि वर्ण विन्यास ही है, विन्यास और विच्छेद दोनों शब्द अपने अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही शब्दों का प्रयोग आ सकता है। फिर आपको लगेगा कि वर्ण विन्यास मैंने पढ़ा था, वर्ण विच्छेद नहीं पढ़ा था। वर्ण विच्छेद और वर्ण विन्यास एक ही बात है। जैसे र धन अ धन म धन अह बराबर राम। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर थोड़ा ये गलत हो गया इसका। जैसे यहाँ पर है र प्लस अ प्लस म प्लस अह, लेकिन देखिए यहाँ पर उसे राम लिखा है, तो यहाँ पर र अ नहीं आके क्या आना चाहिए था? कोई बच्चा बताएगा मुझे? हाँ यहाँ पर आ आना चाहिए था, यहाँ पर आ आना चाहिए था, ठीक है ना? यहाँ पर आ आना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। धन आ धन त त धन र र धन अह। देखिए अब क्या आएगा यहाँ पर, बताइए आप लोग। छा ता और आ मिलकर क्या बना? अभी बताया था ता। हाँ छात्र, गुड, ये छात्र हो गया। छा के बाद आया तो छा बड़ा हो गया, ता और आ मिलकर त्रा हो गया, क्योंकि दोनों के बाद कोई स्वर नहीं है तो दोनों जब मिलेंगे, यदि हाँ ता के बाद कोई यदि स्वर आ जाता तब ये तारा नहीं मिलते, ठीक है ना। यह त और र मिला है क्योंकि यहाँ दोनों के बाद कोई स्वर नहीं है, तो ये त्रा हो गया और ये अह हो गया, तो हो गया छात्र बराबर छात्र। व धन ई धन द धन य धन आ धन र धन थ धन ई। मैंने पहले से निकाल दिया इसको। अब देखिए विद्यार्थी है ना, अब देखिए यहाँ पर हाँ ये आ गया, मैं नहीं चाह रही थी उसको निकालना, आप लोगों से ये पूछना चाह रही थी। देखिए वा के बाद ई आया तो ये मात्रा लग गई वी। अब द्य मैंने आप लोगों को बहुत सारी लिखवाई ना, श र श द्य और द्य बताया है ना मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में। तो ये द्य और या, आप चाहें तो द्य और द्य आधा ही रहने दें और या को भी बड़ा या कर दें। वैसे विद्यार्थी दोनों तरीके से लिखा जाता है। ये द्य और या मिलकर द्य बनते हैं, द और या मिलकर बनता है द्य। मैंने आप लोगों को घ ध और द्य में अंतर बताया था, लिखते समय ध्यान रखना होता है। घ माने घड़ी से, ध धनुष और द्य, द्य में कौन से दो स्वर व्यंजन होते हैं? द और य। उसके बाद स्वर आया आ तो विद्या। र रा के बाद कोई स्वर नहीं है तो मतलब रा आधा है, यदि रा के बाद कोई स्वर नहीं है तो रा ऊपर जाएगा रेफ के रूप में। था के बाद बड़ी, हाँ बोलिए बोलिए, किसी को पूछना है? नो मैम। अच्छा तो हो गया विद्यार्थी बराबर विद्यार्थी इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे शब्द उन्होंने दिए हैं। कृपा, का के बाद आया री, जब ये वाला री आता है, ये वाला री तो मतलब ये वाला
इसकी मात्रा इस तरीके की होती है। मात्राओं का ध्यान रखिएगा, पहले मैंने आपको मात्राएं बताई हैं, फिर भी मात्राओं का ध्यान रखिएगा। का के बाद री आया तो री की ये इस तरीके की मात्रा लगी, पा के बाद आया तो कृपा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा था, ये रा, जो रा के बाद कोई स्वर नहीं आया था तो रा कहाँ चला गया था, ऊपर चला गया था। ठीक है, रा के बाद कोई स्वर नहीं आया था तो रा ऊपर चला गया। अब यहाँ देखिए प र अ, रा के बाद स्वर आ रहा है तो रा कहाँ चला जाएगा, पैरों के नीचे, तो हो जाएगा प्र। प्र उच्चारण भी आ रहा है ना, रा के बाद आ का उच्चारण आ रहा है ना, प्र माने पा के बाद कोई स्वर नहीं है, और उसके बाद यदि र है माने किसी भी जो रा व्यंजन है उससे पहले कोई भी बिना स्वर वाला व्यंजन होता है, और रा के बाद यदि आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए तो यहाँ पर वो क्या होता है, पैरों के नीचे रा लग जाता है। देखिए स्वर नहीं है तो रा ऊपर जाएगा, यदि रा के बाद स्वर है तो रा पैरों के नीचे आ जाएगा। प्र, या के बाद या, ता के बाद कोई स्वर नहीं है तो आधा था, और ना के बाद अह, प्रयत्न। अब देखिए उत्सव, उत्सव माने, हाँ ये भी आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि यदि कोई स्वर है तो स्वर तोड़ा नहीं जाता है। जैसे ऊ आया है तो ऊ, उसके बाद कोई स्वर ये नहीं है कि उसके बाद भी एक स्वर लगाएंगे, नहीं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। अब आता है ऊ, फिर आता है ता के बाद कोई स्वर नहीं है, ऊ का ऊ ही लिख दिया जाएगा, ता के बाद कोई स्वर नहीं है तो आधा ता आ जाएगा, सा के बाद अ है तो सा पूरा हो जाएगा, वा के बाद अह है तो वह हो जाएगा, तो हो जाएगा उत्सव। आया समझ में आप लोगों को? सायरा? यस मैम। ओके, यस मैम। वर्ण संयोगः, अब वर्ण संयोग स्वर देखिए, और व्यंजन को मिलाकर लिखना होता है तो वर्ण संयोग होता है, कहलाता है। वर्ण संयोग होता है। ठीक है, जैसे श्याम, बराबर श धन य, हाँ इसे पूरा हो जाने दो, आ धन म धन अह, कुशलः बराबर क धन उ। अब देखिए संयोग कैसा है, देखिए ये श है, यदि यहाँ पर आधा श लिखा हुआ है, लेकिन जब हम वर्ण वो करेंगे, विच्छेद करेंगे, वर्ण विन्यास करेंगे तो श हमको पूरा लिखकर उसके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। यदि शब्द में कोई स्वर कोई भी व्यंजन आधा लिखा हुआ आता है, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं उसमें तो क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते समय हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम वर्ण विच्छेद करते समय उसे पूरा लिखते हैं, पूरा लिखकर क्या करते हैं, उसके नीचे हलंत लगा देते हैं तो समझ ज्यादा आता है वो आधा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आधा शा लिखा है तो हमने यहाँ भी आधा शा लिख दिया, नहीं, ये आधा शा है, यहाँ पर हम पूरा शा लिखेंगे और पूरा शा लगा के नीचे हलंत लगा देंगे। या के बाद आ मह श्याम, कुशलः देखिए धन श धन अ धन ल धन अह, आविष्कारः हाँ देखिए, बराबर अ धन व धन ई धन श धन क धन आ धन र धन अ। देखिए अब देखिए यहाँ से फिर से समझिए, स्वर आया है तो स्वर स्वर की जैसा ही है, अ, व के ऊपर ई लगी हुई है, वी। अब देखिए यहाँ पर आधा स बना हुआ है, आधा श बना हुआ है, आधा श बना हुआ है तो यहाँ पर हम पूरा श बनाया, लेकिन उसके बाद कोई स्वर नहीं लगाया क्योंकि आधा है। का के बाद आ रह, कुर्वंती। अब देखिए कुर्वंती, पहले हम क लेंगे, क में छोटू की मात्रा है। अब हम देख रहे हैं कुर, र उच्चारण हो रहा है, र कुर। अब देखिए कुर्वंती, र उच्चारण हो रहा है लेकिन र ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब र में स्वर नहीं है। ठीक है, तो र फिर व में आ स्वर है। अब देखिए कुर्वंती, अब ना आ रहा है, ना पहले प्रोनाउंस हो रहा है। आपको क्या लगेगा ता ई पहले आ रही है, नहीं, जो भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो उच्चारण करते हैं हम, उच्चारण में जो अक्षर पहले उच्चारित होता है उसको हमें लिखते हैं। जैसे कुर, कुर वन न, वन वन ना आधा है तो ना के बाद कोई स्वर नहीं है, फिर आया कुर्वंती। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? देखिए पठती, ती, समझ आ रहा है ना ये आप लोगों को कि कैसे हमें वर्ण संयोग वर्ण विच्छेद करना है? ये हो गया पूरा। अच्छा चलिए अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हम नेक्स्ट क्या करना होगा? चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। चलिए इसमें हमें बहुत अच्छे से करेंगे और कल हम आपको वर्कशीट
कल नहीं, नेक्स्ट कल वर्ण तो हिंदी का विन्यासः वर्ण संयोगः अभ्यास कक्षा 6। नेक्स्ट उसमें हम आपको एक वर्कशीट देंगे, उसको वर्कशीट को आपको वर्ण विन्यास वर्ण संयोजन करना है आप लोगों को, इसलिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कमलम इत्यस्य पदस्य वर्ण विच्छेदम प्रदत्तेषु। अच्छा, यहाँ पर पहले मीनिंग समझ लीजिए। कमलम इत्यस्य पदस्य, कमल इस पद का वर्ण विच्छेदम प्रदत्तेषु विकल्पेषु उत्तर चिन्हत, माने दिए हुए उसमें से आपको सही वाला बताना है कि कौन सा इसमें से सही उत्तर है। कमलम का सही कौन सा उत्तर है, आप लोग नंबर बोलेंगे 1 2 3 4। अब बताइए, देखिए ध्यान से देखकर आप बताइए कि कौन सा यहाँ पर सही आंसर है कमलम का वर्ण विच्छेद। चलिए स्टार्ट। सायरा मैम सेकंड। थर्ड। मैम थर्ड। मैम थर्ड। ओके, देखिए अब हम तृतीय। अब देखिए अभी हम अब चारों हम समझाते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने सेकंड बोला, ठीक है ना, उसको हम बताएंगे। अब देखिए जैसे पहला वाला है क म ल म, इसको हमने क्या किया है, अलग कर दिया है, इसमें से स्वर और व्यंजन को अलग नहीं किया है। अब किसी ने बोला था सेकंड क अ, ठीक है, क म अ ल, लेकिन ला पूरा लिख दिया है, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब इसके बाद आता है क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ और म, क्योंकि माँ ऑलरेडी हलंत लगा हुआ है तो माँ के। अब ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अंत में यदि शब्द के अंत में यदि अक्षर पर हलंत ऑलरेडी लगा हुआ है तो वहां पर फिर अ नहीं निकालना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आधा है ना, उसमें स्वर है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला सब, ये क्यों गलत है, क ल ला आगे कर दिया, जबकि माँ है पहले, तो फोर्थ वाला भी गलत है। तो आंसर हुआ कौन सा, थर्ड। नहीं सबमिट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम। चलिए मैं इसको बोलती हूँ। विकल्पेषु उत्तरम चिन्हित। कमलम पद का उचित वर्ण विच्छेद दिए गए विकल्पों में से चुनें। सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। अब आएगा सबमिट पर क्लिक करने वाला, जब वो बोलेंगी तब, ठीक है। हमने सबमिट कर दिया। अब उत्तर आपका सही उत्तर है क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ धन म। इन वर्णों के योग से कमलम पद बनता है। अपना नेक्स्ट देखेंगे आप। त्रीणि पदस्य उचितम वर्ण विच्छेदम विकल्पेषु चिन्हित। त्रीणि पद का उचित वर्ण विच्छेद। अब बताइए त्रीणी पद का, बताइए कौन सा होगा, त्रीणी पद का कौन सा होगा, बोलिए। त्र त्र मैम सेकंड। ना, मैम सेकंड। मैम सेकंड। सेकंड। विकल्पों में से चुनें। ठीक है, सही सेकंड वाला, विकल्प सेकंड वाला करके सबमिट पर क्लिक ठीक करें। है। देखिए तो यहाँ पर आएगा त्रिणी, क्योंकि पहले हमने त्रा को तोड़ा, त्रा में दो व्यंजन है, त और र, फिर त्रा पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, ई की, फिर ड लगाया, यहाँ पर ई की मात्रा है। अब देखिए यहाँ पर हो गया त्रिणी, ये आंसर एकदम आपका सही है। सही उत्तर है त धन चलिए अब आपका नेक्स्ट आता है। श धन र धन अ धन म धन अब देखिए यहाँ पर जोड़ना है धन अह कोष्ठ कोष्ठके के, प्रदत्तान वर्णान। देखिए श र अ म ई क अह कोष्ठ के प्रदत्तान वर्णान संयोजित रूपेण विकल्पेषु चिन्हित। अब देखिए यहाँ पर हाँ फोर्थ मैम फोर्थ। श, हाँ श और अ मिलकर हो गया श्र। अब उसके बाद क्या आया है अ, तो आ गया। माँ के बाद छोटी की मात्रा है तो मी हो गया, का के बाद अह है तो कह, शब्द हो गया श मी कह, श मी कह। अच्छा जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो तो चलो ठीक है, वो आंसर दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए क्या दूसरे जो बच्चे हैं उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हैं। चलिए मैं इसको सबमिट, एक मिनट इसको क्लिक करूं, संयोजित रूपम विकल्पेषु चिन्हित।
कोष्ठक में दिए गए वर्णों का संयोजित रूप विकल्पों में से पहचानें। सही विकल्प पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। सही उत्तर है श्रमिकः। श धन र धन अ। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं 2 मिनट के लिए रोक रही हूँ। कोई ऐसा बच्चा बोलो, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ नहीं आ रही हो वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन का? मैम अगर रा दो पैरों के नीचे आएगा तो क्या करना होगा? क्या नीचे आएगा बोलो? मैम अगर रा पैरों के नीचे आएगा किसी शब्द के तो हम लोग को क्या करना होगा वहां पर? देखिए, पैरों के नीचे आएगा ना, तो जो उसमें मात्रा लगी होगी वो मात्रा, जैसे आया प्रा, तो प हलंत, फिर पा में स्वर नहीं है, रा प्लस आ, प्रा। रा के पास पैरों के नीचे यदि हलंत लगा हुआ शब्द है तो नीचे वो, सॉरी, पैरों के नीचे लगा हुआ र है, तो उसमें जो मात्रा आपकी लगी होगी वो रा के बाद प्लस करके वो मात्रा आपको मात्रा माने स्वर के रूप में, वो जिस स्वर की मात्रा होगी वो स्वर आपको उसमें लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, यहाँ तो अभी आया नहीं है क्योंकि ये तो श है, ये तो श है। अब जैसे यहाँ पर श्रीमान है, यहाँ पर ही देख लीजिए, श्रीमान में श्रीमान का हम करके दिखाते हैं आपको। श रा के बाद यहाँ तो श्रमिक था इसलिए अ आया है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? ई आ जाएगा। श्री, श प्लस र। देखिए, श्रीमान को हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, विच्छेद करके दिखाते हैं। श प्लस र प्लस ई प्लस म प्लस आ प्लस न, बस, क्योंकि ना के नीचे हलंत है। अब समझ आया ना? जो पैरों के नीचे रा लगा होता है उस पर जो स्वर की मात्रा होती है वही उसके बाद प्लस करके स्वर लिखा जाता है। जिसने प्रश्न किया था उसको समझ आ गया? यस मैम। है ना, उसको समझ आ गया। चलिए, ओके। अब कृषकः पदस्य उचित वर्ण विच्छेदस्य उचितम उत्तरम। अब देखिए, कृषकः, कृषकः हमने ये बताया था ना, ये वाला नीचे जो स्वर की कौन सा स्वर है, ये कौन सा स्वर है? अब चलिए आप बताइए। री है। चलिए इसमें से बताइए सेकंड वाला। सेकंड वाला, ओके। जैसे का के बाद री, सेकंड वाला, शा के बाद अ और क के बाद अह, सेकंड वाला स्वर इसमें आ जाएगा, है ना? विकल्पेषु चिनुत। कृषकः पद का उचित वर्ण विच्छेद दिए गए विकल्पों में से चुनें। सही विकल्प पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। चलिए, अब हमने सबमिट पर क्लिक करेंगे, हम सबमिट करेंगे। मैम सेकंड। यह सही उत्तर है। कृषकः हमारे क धन री धन श धन अ धन क धन अह बराबर कृषकः। कृषक। चलिए और एक आध हम उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, देखिए यहाँ पर वर्ण संयोजन करना है, वर्ण संयोजन करना है, वर्ण संयोजन करना है। देखिए, वर्ण संयोजन, ठीक है। अब देखिए, न प्लस अ तो हो गया न, म प्लस र प्लस त प्लस अ प्लस या प्लस या ना, तो कौन सा शब्द बनेगा? देखिए, इसमें कहीं पर नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन गड़बड़ नहीं हुआ है। मैम नहीं आना चाहिए था। हाँ, क्या कहाँ पर गड़बड़ हो गया है? रा के बाद अ नहीं आया है, इसका पहला आंसर सही है, नम्रतया, नम्रता से, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ हुआ है? यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है? क्योंकि पैरों के नीचे ना लगा हुआ है। यदि ऐसा ना है तो ना फिर क्या जाएगा? ताकि ऊपर चला जाएगा। यदि ऐसा ना है और माँ भी आधा है तो माँ आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई है? यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुआ है? रा के बाद प्लस अ लगना था, तो न ये हो गया, माँ आधा है, फिर रा पैरों के नीचे आ गया, रा के बाद अ आना चाहिए था तो रा पूरा हो जाता, यहाँ नम्रताया, है ना। तो ये सबसे पहले सबमिट, चलिए सबमिट का पहले दिखाएंगे निशान, तब हम सबमिट कर पाएंगे। धन त धन अ धन य धन आ बोल सही रही है। संयोजनस्य विकल्पेषु उचितम उत्तरम चिनुत। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर पहचानें। सही विकल्प पर क्लिक करके
सबमिट पर क्लिक करें। नम्रतया, ठीक है। यह सही उत्तर है। नम्रतया अर्थात विनम्रता से। नम्रता से, विनम्रता से, ठीक है ना। अब आपको देखो यहाँ पर भी आपको समझ आना चाहिए। देखो यहाँ पर गलत हो गया, ये तो शब्द नम्रता रहे, पैरों के नीचे रा लगा रहे हैं, लेकिन रा के बाद कोई स्वर नहीं दे रहे, तो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये गलत है, क्योंकि इसके बाद रा दिखा रहे हैं, है ना, रा तो दिखा रहे हैं लेकिन नीचे रा दिखा रहे हैं सब जगह, तो यहाँ पर स्वर नहीं दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। शुद्धम पदस्य उचित वर्ण शुद्धम। अच्छा, एक और बात बताते हैं आपको, एक चीज बताते हैं। कभी कभी जो अक्षर मिले हुए आते हैं, जैसे यहाँ पर ध मिला हुआ है, द और ध, द और ध मिला हुआ है। अच्छा, आप लोग मुझे बता देंगे इसमें से कौन सा आधा है, बिना स्वर का है? द आधा है कि ध आधा है? बिना स्वर का शब्द कौन सा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं यही जानना चाह रही थी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आप लोग थोड़ा सा पढ़ा करिए। तो इसमें जो पैरों के नीचे लगा होता है वो पूरा होता है, और जो जिसके पैरों के नीचे लगा होता है वो आधा होता है। माने द में ध लगा हुआ है तो ध पूरा है, ध, और द आधा है। ध पूरा है और द आधा है, ठीक है ना। चलिए अब बताइए इसमें से कौन सा शब्द सही होगा आपका? फोर्थ। मैम फोर्थ। फोर्थ वाला। देखिए शुद्धम पद का देखिए कैसे, अब देखते हैं इसको। फोर्थ वाला सही है। श, श आ गया, श में उ की मात्रा लगी हुई है, हमने उ स्वर लिख दिया। अब द आधा है तो द आधा, इसके बाद कोई स्वर नहीं है। ध पैरों के नीचे लगा है, इस मतलब ये पूरा है, इसमें अस्वर है, और मां पे हलंत लगा हुआ है, तो शुद्धम हो गया ना, शुद्धम। छेद विकल्पों में से चुनें। सही विकल्प पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। यह सही उत्तर है। श धन उ धन द धन ध धन अ धन म बराबर शुद्धम। चलिए अभी हम इसको लॉग आउट करते हैं, ठीक है ना। हम वापस मीट पर आते हैं, हम स्टॉप शेयरिंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको समझ आया ना, आपको समझ आया ना साईराम? यस मैम। यस मैम। ये 30 मैं आज यहाँ पर चैट बॉक्स में बहुत सारे जो आ रहे हैं ना, टाइम ओवर, यस मैम, और मैं आज सर को दिखाऊंगी, प्रिंसिपल सर को बुला के दिखाऊंगी इसमें ना कि कैसे आप लोग करते हैं क्या चैट बॉक्स में। कोई प्रॉब्लम?